इन आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम अपनी क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 सत्ता के नए केंद्र के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर किस तरीके से चीन ने अपना विकास किया और वो विश्व में एक महाशक्ति बनकर उभरा। हमेशा की तरह आपको सारे नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि हम PDF के डाउनलोडेबल नोट्स भी प्रोवाइड करें तो नीचे कमेंट में मेंशन ज़रूर करें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक आए तो हम वो नोट्स भी ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि विश्व में चीन है कहाँ। तो देखिए, ये जो आपको ये ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है ये एशिया महाद्वीप है और इसका ये वाला क्षेत्र चीन का है। ठीक है, ये नीचे हमारा भारत है, ये ऊपर रशिया है और ये जो ये वाला क्षेत्र है ये कौन सा है, चीन का है। तो अगर हम चीन के बारे में गौर से देखें तो हमें पता चलेगा कि जो चीन था उसकी शुरुआत कब हुई, यानी वो आज़ाद कब हुआ। देखिए, जैसे भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, वैसे ही चीन कब आज़ाद हुआ, 1949 में। तो 1 अक्टूबर 1949 को चीन आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के तुरंत बाद उसने दुनिया से अपने आप को नहीं जोड़ा, यानी उसने खुद को पूरी दुनिया से क्या कर लिया, अलग कर लिया। यानी वो सबसे अलग हो गया, उसने किसी से कोई संबंध नहीं रखे, ना कोई व्यापार और ना ही किसी तरीके का राजनीतिक संबंध। शुरुआती दौर के अंदर जो चीन की सरकार थी उसने क्या किया, अपने नियंत्रण में ही बड़े बड़े उद्योगों का विकास किया। यानी जितने भी बड़े बड़े उद्योग थे उन सबको सरकारी सेक्टर में क्या किया, विकास किया और प्राइवेट सेक्टर पर इतना जोर नहीं दिया। अगर हम आगे बात करें तो चीन के पास विदेशी मुद्रा कम थी क्योंकि वो बाहर के देशों के साथ व्यापार नहीं कर रहा था, तो इस वजह से उसके लिए तकनीक और सामान खरीदना क्या था, बाहर से मंगाना मुश्किल था। तो इसीलिए चीन ने क्या किया कि अपने देश में ही हर चीज़ के उत्पादन की कोशिश की। यानी उसने कोशिश की कि जो जो चीज़ें उसे बाहर से मंगाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो क्योंकि विदेशी मुद्रा कम है तो इसी वजह से उन सब चीज़ों का उत्पादन वो क्या कर सके, अपने ही देश में कर सके, ये उसने प्रयास किए। इसके बाद क्या हुआ, तो उसने धीरे धीरे इसके बाद अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना शुरू किया। अब इसी पूरी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, चीन का उत्थान। तो देखिए क्या किया, चीन ने अचानक से अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं खोला। उसने क्या किया, उसने योजना बनाई और उसके अनुसार अर्थव्यवस्था में बदलाव किए। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि 1972 में चीन ने अमेरिका के साथ संबंध बनाए, यानी उसके साथ व्यापार के संबंध बनाए, राजनीतिक संबंध बनाए और वहाँ से धीरे धीरे वो क्या हुआ, विश्व में सामने आने लगा। इसके 1 साल बाद यानी 1973 में उस समय के जो चीन के प्रधानमंत्री थे कौन थे, चाउ एन लाई। इनका नाम आपको याद रखना है, नाम क्या है, चाउ एन लाई। तो इन्होंने 4 क्षेत्रों में विकास का प्रस्ताव रखा। कौन कौन से क्षेत्र थे, देखिए, कृषि, उद्योग, सेना और प्रौद्योगिकी। ठीक है भाई, कौन कौन से थे, कृषि, उद्योग, सेना और प्रौद्योगिकी में विकास का प्रस्ताव रखा ताकि इन चारों क्षेत्रों में क्या किया जा सके, विकास किया जा सके, इन्हें आगे बढ़ाया जा सके। तो बेसिकली इन्होंने कहा कि हमें इन 4 क्षेत्रों को विकसित करने की ज़रूरत है ताकि हम देश को आगे बढ़ा सके। कौन कौन से 4 क्षेत्र थे, कृषि, उद्योग, सेना और प्रौद्योगिकी। कब किया, 1973 में। किसने किया, चाउ एन लाई ने। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रधानमंत्री आए वो कौन थे, वो थे देंग शियाओपिंग। तो जो देंग शियाओपिंग थे उन्होंने 1978 में खुले द्वार की नीति की घोषणा कर दी। यानी इसके बाद से चीन में कोई भी व्यक्ति आकर क्या कर सकता था, इन्वेस्ट कर सकता था बाहर के देश से। इससे पहले कोई भी बाहर के देश से कंट्री वहाँ पर आकर इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी। जैसे अगर हम भारत के बारे में बात करें तो भारत ने 1991 में खुले द्वार की नीति अपनाई थी, जिसे हम क्या बोलते हैं, LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसे आप आगे पढ़ेंगे। तो भारत ने कब अपनाई, 1991 में, और चीन ने कब अपनाई, 1978 में। तो उसने खुले द्वार की नीति अपनाई और इस तरीके से कोई भी बाहर से, यानी मान लीजिए अमेरिका की कंपनी और ये चीन है, तो अब ये अमेरिका की कंपनी चीन में जाकर क्या कर सकती है, व्यापार कर सकती है। खुले द्वार की नीति का मतलब ये है, इससे पहले वो व्यापार नहीं कर सकती थी। तो 1978 में देंग शियाओपिंग ने खुले द्वार की नीति की घोषणा की, यानी अब कोई भी बाहरी देश की कंपनी चीन में जाकर इन्वेस्ट कर सकती थी। इसके आगे अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था को खोलने के बाद चीन ने क्या किया, तो धीरे धीरे उसने चीज़ों को ना निजी यानी प्राइवेटाइज करना शुरू किया। जैसे 1982 में उसने खेती को प्राइवेटाइज कर दिया, 88 में उद्योगों को प्राइवेटाइज कर दिया। इसके बाद उसने बनाया SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब SEZ क्या होता है, देखिए, SEZ होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो इसके अंदर क्या होता है कि किसी एक क्षेत्र को एक विशेष रूप से इकोनॉमी के लिए, यानी सिर्फ अर्थव्यवस्था की विकास के लिए उसे लगा देते हैं। यानी वहाँ पर सिर्फ क्या लगेंगे, उद्योग लगेंगे। जैसे भारत के अंदर अगर हम देखें तो जो नोएडा वगैरह है ये सब स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ठीक है, तो नोएडा के अंदर सिर्फ क्या होता है, व्यापार के काम होते हैं, तो इन्हीं को बोला जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यानी किसी एक क्षेत्र को स्पेशली कंपनीज़ के लिए क्या करना है, यानी इंडस्ट्रियल एरिया बना देना। और इसके बाद चीन ने क्या किया कि 2001 में ये विश्व व्यापार संगठन में भी शामिल हो गया। अब ये जो पूरी प्रक्रिया थी इसी को बोलते हैं क्या, चीन का उत्थान। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो एक और वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम 101 कन्वर्सेशन करके चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
तो इसके बाद क्या हुआ, अब जो इसने आर्थिक नीति अपनाई, जिस तरीके से इसने अपना विकास किया, उसके परिणाम क्या हुए। देखिए सबसे पहले तो इससे इसकी अर्थव्यवस्था में गति आई, यानी चीन की अर्थव्यवस्था और तेज़ी से क्या करने लगी, विकास करने लगी। इसी के साथ साथ क्योंकि इन्होंने कृषि का निजीकरण किया और इसी वजह से क्या हुआ, किसानों की आय बढ़ी। कृषि का निजीकरण कब किया गया, ये आप मुझे नीचे कमेंट में बताएंगे। साथ ही साथ चीन ने विदेशी निवेश की मात्रा में वृद्धि की, जैसा कि हमने देखा कि उसने खुले द्वार की नीति अपनाई, तो उसने अपने विदेशी निवेश की मात्रा में वृद्धि की, जिससे चीन और क्या कर सका, विकास कर सका। विदेशी मुद्रा की मात्रा बढ़ी और चीन ने दूसरे देशों में निवेश करना शुरू कर दिया। मान लीजिए अमेरिका और ये चीन है, तो चीन, अमेरिका की कंपनियों ने चीन में निवेश किया, जिससे चीन के अंदर विदेशी निवेश बढ़ा, यानी डॉलर की मात्रा बढ़ी। तो फिर चीन ने इस डॉलर को लेकर अमेरिका में या किसी अन्य देश में क्या किया, इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से चीन भी अब दूसरे देशों में इन्वेस्ट करने लगा और इसी वजह से वो क्या हुआ, विश्व में एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरा। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, यही है चीन का उत्थान या उसकी अर्थव्यवस्था का उत्थान। आगे अगर हम देखें तो भारत और चीन के संबंध कैसे हैं, हमें पढ़ना है। तो देखिए भारत और चीन के बीच काफ़ी समस्याएं हैं। देखिए जैसे पहले 1962 में चीन और भारत का युद्ध हुआ था। किस वजह से हुआ था, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश पर जो सीमा विवाद है उसी को लेकर उस समय युद्ध हुआ था। उस समय भारत हार गया था, आपको याद रखना है। यानी 1962 में जो इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था उसके अंदर भारत हार गया था। इसे अभी आप दूसरी बुक में और डिटेल में पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो तिब्बत पर चीन का कब्जा। देखिए तिब्बत जो है वो भारत, जैसे ये भारत है तो यहाँ पर तिब्बत है और यहाँ ऊपर की तरफ क्या है, चीन है। तो तिब्बत भारत और चीन के बीच में क्या है, एक देश है। अब यहाँ पर जो देश है उस पर तिब्बत खुद को आज़ाद मानता है और चीन क्या कहता है कि तिब्बत उसी का क्षेत्र है। तो इस वजह से तिब्बत पर जो चीन अपना कब्जा जमाने की कोशिश करता है उसको लेकर भी भारत और चीन के बीच में क्या है, विवाद है। अब जो दलाई लामा है उनको भारत ने शरण दी थी। देखिए जो दलाई लामा है वो तिब्बत के ही हैं, तो जो तिब्बत के मुख्य होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, दलाई लामा, यानी एक तरीके से वहाँ के धर्मगुरु। तो वो धर्मगुरु यानी तिब्बत पर जब चीन द्वारा कब्जा किया जा रहा था ज़बरदस्ती, तो वो धर्मगुरु भाग कर कहाँ गए, इंडिया में आ गए। यानी उन्होंने इंडिया से शरण मांगी, तो भारत ने उनको इंडिया में शरण दी। कहाँ पर, धर्मशाला में। कहाँ पर, धर्मशाला। ये नाम आपको याद रखना है। धर्मशाला में भारत द्वारा उन्हें क्या दी गई, शरण दी गई। तो धर्मशाला के अंदर उन्हें शरण दी किसने, भारत ने। और इसी वजह से चीन जो है और भारत है उसके रिश्ते और ज़्यादा खराब हुए कि आखिर भारत ने तिब्बत के धर्मगुरु को शरण क्यों दी। इस बात से चीन क्या है, खुश नहीं है। अगर आगे हम देखें तो इन सब चीज़ों में सुधार के क्या प्रयास किए गए। देखिए सबसे पहले पंचशील समझौता किया गया। अगर आपको पंचशील समझौते के बारे में नहीं पता तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर वो वीडियो आराम से देख सकते हैं, आपको सब क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जो सीमा विवाद था, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर वाला, तो उसको सुधारने के लिए 1991 में दोनों देशों के बीच बातचीत की गई। इसी के साथ साथ 1988 में राजीव गांधी ने चीन का दौरा भी किया और संबंधों को सुधारने के प्रयास किए। और साथ ही साथ दोनों ही देशों के बीच आर्थिक सहयोग पिछले कुछ सालों में बढ़ा है और व्यापार में भी लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये था पूरा चीन के उत्थान की प्रक्रिया कि किस तरीके से चीन ने अपना विकास किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि इसी तरीके की और वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। साथ ही साथ पॉलिटिकल, हिस्ट्री और इंग्लिश की वीडियोज़ भी आगे आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के डिटेल नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जाइए उन्हें अच्छे से पढ़िए। और अगर आप चाहते हैं कि हम PDF नोट्स भी प्रोवाइड करें तो हमें नीचे कमेंट में बताएं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक्स आए तो डेफिनेटली आपको सभी PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे।